हेलो बच्चों, हाउ आर यू टुडे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके विज्ञान का पहला अध्याय, डेट इज रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और फिर उनके समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। देखिए, हमारे आसपास हमेशा परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन संसार का बच्चों नियम है। परिवर्तन संसार का क्या है? नियम है। ठीक है, जैसे कि दिन है रात हो गया, ठीक है, गर्मी है सर्दी आ गया, बरसात आ गया, ठीक है, बर्फ है जो पिघल गया, कागज को मैंने ऐसे फाड़ दिया, तो ये सब क्या है? परिवर्तन है। ठीक है, अब पूरे संसार में जो परिवर्तन है उसको दो भागों में बांटा गया है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इसके अलावा एक थर्ड परिवर्तन भी है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव चेंज कहते हैं। अब हिंदी में इसका सही शब्द मुझे नहीं पता है, बट तीन तरह के परिवर्तन होते हैं भौतिक परिवर्तन, जैसे कि फिजिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज, और एक होता है रेडियो एक्टिव चेंज। जो सबसे ज़्यादा हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन होते हैं वो होते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया रसायन नहीं बनता है, जिसमें कोई नया रसायन नहीं बनता है। जैसे कि बर्फ जब पिघलता है, तो जब बर्फ बच्चों पिघलता है तो मान लेते हैं कि जो बर्फ है इसमें भी H2O ही है, यानी बर्फ में जो कण है, बर्फ में जो कण है वो क्या है? H2O है। और जो पिघला हुआ बर्फ है इसमें भी जो कण है वो H2O ही है, यानी जो रसायन है वो नहीं बदला। ठीक है, यहाँ पे क्या बदला? तो पदार्थ की अवस्था बदला, यानी बर्फ में जो पानी है ठोस अवस्था में है और ये पिघला हुआ जो पानी है इसमें ये द्रव अवस्था में है। तो पदार्थ की अवस्थाएं बदला, रसायन वही है, यानी बर्फ में भी रसायन H2O ही है और जो ये पानी बन चुका है वहां पे भी रसायन H2O ही है। तो वैसा परिवर्तन जिसमें कोई नया रसायन नहीं बनता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप इस कागज को अगर आप फाड़ते हो तो आपने किया क्या? बल लगाकर कणों को अलग कर दिया, यानी ये जो कण आपस में चिपके हुए थे, सटे हुए थे, इन कणों को आपने दूर कर दिया, ना कि यहाँ पे कोई नया रसायन बना है। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन जब होता है, जैसे कि विसरण की जो घटना होती है, जैसे कि अगर आप पानी में कोई रंग मिल रहा है, पानी में आप कण डाल रहे हो, रंग डाल रहे हो, तो उसके कण पानी में फैलते हैं, यानी एक विसरण होता है। दो पदार्थ के कण जब आपस में मिलते हैं तो इसको हम बोलते हैं विसरण, यानी यहाँ पे कोई नया रसायन नहीं बन रहा है। ये सारे परिवर्तन क्या थे? भौतिक परिवर्तन थे। दूसरा जो परिवर्तन है बच्चा, रासायनिक परिवर्तन होता है। यह ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें नए रसायन बनते हैं। जिसमें क्या बनते हैं? नए रसायन बनते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे जैसे कि फल पकता है, तो जब फल पकता है बच्चा, तो फल में अब जरूर कुछ ऐसा नया रसायन बना है जिसके चलते फल का स्वाद बदल चुका है, यानी पहले यहाँ पे कुछ खट्टा पदार्थ था, अब जरूर कुछ यहाँ पे मीठा टाइप का पदार्थ बना है जो कि फल को मीठा कर दिया और इसका रंग भी बदल दिया है। ठीक है, जैसे कि जंग का लगना, जब जंग लगता है बच्चा, जंग लगता है तो जंग में क्या होता है? जो लोहा है हवा में ऑक्सीजन जल इनसे अभिक्रिया कर कर आयरन ऑक्साइड यानी यहाँ पे जंग बनाता है। तो जंग में एक नया रसायन, जंग जब बन रहा होता है तो यहाँ पे एक नया रसायन बन रहा होता है। जैसे कि कोयला का जलना, जब कोयला जलता है या कोई कागज जलता है तो इसमें कार्बन होता है जो हवा में ऑक्सीजन से जुड़कर CO2 गैस देता है। तो यहाँ पे CO2 एक नया रसायन बन रहा है। उसी तरह से कोयला अगर जलता है या आपका क्या होता है, खाना का पचना, खाना भी पचता है। तो आप बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में पढ़ोगे कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें बड़े बड़े अणु होते हैं जिन जैसे कि स्टार्च होता है, और ये जब पचता है तो ये ग्लूकोज में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में, जो कि एक नया रसायन है। इन स्टार्च एक अलग नया रसायन है और ग्लूकोज एक नया रसायन है, उसमें बदल जाता है। तो वैसे परिवर्तन जिसमें नए रसायन बनते हैं, नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं,
वैसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया एक तरह के होने वाले रासायनिक परिवर्तन है जिसमें नए गुण वाले रसायनों का निर्माण होता है। जिसमें नए गुण वाले रसायनों का क्या होता है? निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी संसार में होने वाले रासायनिक परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ यानी नए गुण वाले रसायन का निर्माण होता है, यानी नए गुण वाले पदार्थ को ही रसायन कहेंगे, यानी एक नया रसायन बनता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सूक्ष्म स्तर पर क्या होता है बच्चा? सूक्ष्म स्तर पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का पुनर्व्यवस्था होता है। जैसे कि अगर हम बात करें जल में अगर हम विद्युत धारा पास करते हैं, जल में अगर विद्युत धारा पास करते हो तो यहाँ पे जो परमाणु है ये पुनर्व्यवस्थित होते हैं, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन के परमाणु अलग हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, उष्मा दिया जाता है, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड एक साथ हो जाता है और CO2 यानी कार्बन और कुछ ऑक्सीजन एक साथ हो जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं जिसके चलते नए नए रसायन बन जाते हैं, जिसके चलते रसायन बन जाते हैं। तो सूक्ष्म स्तर पर हो क्या रहा है रासायनिक अभिक्रिया में कि अंदर जो यौगिक है या कोई तत्व है उनमें जो परमाणु है वो पुनर्व्यवस्थित हो रहे हैं, पुराने आबंध टूट रहे हैं और नए आबंध बन रहे हैं, यानी नए रसायन बन रहे हैं, नए रसायन बन रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे पुराने आबंध टूटते हैं और नए तरीके से परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं जिसके चलते नए रसायन का निर्माण होता है। और एक तीसरा जो परिवर्तन मैंने शुरू में डिस्कस किया जिसमें जिसमें क्या होता है कि जिसको रेडियो एक्टिव चेंज कहते हैं, इस तरह के परिवर्तन में एक तत्व दूसरे तत्व में बदल जाता है। जैसे कि यूरेनियम एक तत्व होता है, ये जब टूटता है तो थोरियम और आपका कुछ छोटे छोटे तत्वों में क्या हो जाता है, ये बदल जाता है। तो ये आपके क्लास के बियॉन्ड का बात है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के परिवर्तन जिसमें एक तत्व से कुछ नया तत्व बन रहा है, जैसे कि यूरेनियम टूटकर हल्के हल्के तत्व बन जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में नया तत्व नहीं बन रहा है, तत्व वही है, उनके परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं और नए गुण वाले रसायन बनते हैं। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कुछ लक्षण है, कुछ अभिलक्षण है जिसके आधार पर हमें पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दो रंगहीन विलयन को सॉल्यूशन को जब मिलाया जा रहा है तो यहाँ पे पीला करके एक पदार्थ बन रहा है। तो ये जो पीला रंग का पदार्थ बन रहा है ये एक नया रसायन है बच्चा। ठीक है, इसके बारे में अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पीला रंग का जो पदार्थ बन रहा है ये एक नया रसायन है। तो अगर रंग में बदलाव हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे दो रंगहीन पदार्थ है और आपस में मिलकर क्या बन गए, दो रंगहीन पदार्थ मिल रहे हैं, तो यहाँ पे पीला कलर का पदार्थ बन रहा है, पीला रंग का पदार्थ बन रहा है। तो इसका मतलब जरूर यहाँ पे कुछ नया रसायन बन रहा है। ये जो पीला रंग का पदार्थ है जरूर ये कुछ नया रसायन है, रंग बदल गया यहाँ। ठीक है, तो रंग बदल जाएगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शायद यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन हो गया। जैसे कि आप क्या करते हैं, एक शंक्वाकार फ्लास्क में जब आप जस्ते के टुकड़े को डालते हो तो कुछ ऐसे गैस बनना शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है, गैस के बुलबुले बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अवस्था में देखिए परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए बर्फ भी पानी में बदल रहा है तो वो भी अवस्था में परिवर्तन है, बट वहां पे उष्मा ले रहा है और फिर हो रहा है, रसायन वहां पे नहीं बन रहा है, कुछ नया रसायन नहीं बन रहा है, बल्कि बर्फ के में जो पानी के कण है यानी जो H2 है उनको गति मिल गया और वो बहने लग गए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ठोस है, जस्ता एक ठोस है और जो यहाँ पे अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि H2SO4 होता है, ये द्रव है और ये दोनों मिल रहे हैं तो एक गैस बन रहा है। कुछ अवस्था में इस तरह का परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन एक सरल अवस्था में परिवर्तन है, सिंपल जो हमने पढ़ा है। यहाँ पे देखिए कुछ अजीब तरह का हो रहा है कि यहाँ पे एक ठोस और एक द्रव मिल रहा है तो एक तीसरी अवस्था वाला पदार्थ गैस बन रहा है और ये गैस का गुण अलग होता है। यहाँ पे जो हम बात करें, अगर आप बर्फ खा लो, ठीक है, बर्फ
को आप चूस लो और उससे बने पानी को पी लो तो आपका एक ही गुण वाला पदार्थ है, आपका प्यास बुझेगा। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन एक गैस निकलता है जो कि पॉप साउंड के साथ क्या करता है, ध्वनि करके जलता है। यानी यहाँ पे एक नया रसायन बन रहा है, यहाँ पे अलग तरह से एक भौत अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। उसी तरह से गैस में भी अगर निकास होता है, जैसे गैस में अगर मान लेते हैं दो चीज हम मिला रहे हैं और वहां पे कुछ बुलबुले बनना शुरू हो गए, क्या बनना शुरू हो गए, बुलबुले बनना शुरू हो गए, तो इसका मतलब जरूर यहाँ पे कुछ नया रसायन बन रहा है। ताप में परिवर्तन भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि चूना को जब हम पानी में डालते हैं, चूना को जब हम पानी में डालते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बीकर का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम गेस कर सकते हैं, एक मतलब एक हम मतलब यहाँ पे हम गेस कर सकते हैं कि अगर इनमें से कोई भी या इनमें से दो या तीन भी हो रहा है तो जरूर वहां पे कुछ रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पे हम आशंका जता सकते हैं कि अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो जरूर वहां पे रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रहा है, हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। अब रासायनिक अभिक्रिया तो कहीं हमारे बर्तन में या किसी कंटेनर में हो रहा है, बट उसको जब अध्ययन करने की बारी आती है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को अध्ययन करना होता है तो उसको कॉपी पे किताबों में निरूपित करना होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है उनको कैसे निरूपण करेंगे, उनको कैसे दर्शाएंगे। तो जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का जो तरीका है वाक्य रूप होता है और रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, इसीलिए तो इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यानी जो होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम कैसे निरूपित करेंगे वो समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने का वाक्य रूप। वाक्य रूप में जो भी हुआ है उसको हम वाक्य के रूप में लिखेंगे। जैसे कि हम मैग्नीशियम को जब जलाते हैं बच्चा, मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो ये हवा से क्या यूज करता है, ऑक्सीजन यूज करता है। कोई भी दुनिया में अगर चीज जलता है तो वो ऑक्सीजन यूज करता है। ठीक है, तो भले वो ऑक्सीजन हमें दिख नहीं रहा है, बट मैग्नीशियम जब जल रहा है तो वो हवा में ऑक्सीजन का उपयोग कर रहा है। तो मैग्नीशियम जलता है तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, यानी मैग्नीशियम के दहन में मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और इस प्रक्रिया में एक श्वेत उजला पाउडर बनता है जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम जलने के बाद जो राख बनता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम को अगर आप जलाओगे तो पहले उसको सैंड पेपर से साफ करना पड़ता है, क्योंकि मैग्नीशियम धीरे धीरे हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जमा लेता है। तो अगर इसको जलाना है तो पहले सैंड पेपर के मदद से, सैंड पेपर आता है जो बच्चा जंग छुड़ाने के लिए काम में आता है, सैंड जो पेपर होता है इस पेपर के मदद से इस परत को हटाना होता है, तब मैग्नीशियम आसानी से आग पकड़ता है और श्वेत और भड़कदार प्रकाश के साथ जलता है। कभी भी मैग्नीशियम जले तो डायरेक्ट आंखों से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, और जलने के बाद उजला राख बनाता है जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये हो गया वाक्य रूप। चूंकि ये वाक्य रूप पूरा वाक्य लिखना पड़ रहा है तो काफी लेंथी है, काफी समय लेता है, इसीलिए वैज्ञानिक ने संक्षिप्त रूप में रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए तरीके निकाले। अब संक्षिप्त रूप में जो हम लिखते हैं उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो दो तरह के रासायनिक समीकरण होता है, एक होता है शब्द समीकरण और एक होता है सांकेतिक समीकरण। ठीक है, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी जो भी अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जैसे कि मैग्नीशियम जल रहा है तो ऑक्सीजन यूज हो रहा है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं और क्या बन रहा है बच्चा, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक श्वेत पाउडर बन रहा है। तो यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उनको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। यानी यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक कहलाएंगे। ठीक है, और जो नया रासायनिक पदार्थ बनता है, जो नया रासायनिक
पदार्थ बनता है अभिक्रिया के समय, उनको हम उत्पाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है बच्चा? उत्पाद है। ठीक है, अगर एक या दो या दो से अधिक अभिकारक अगर भाग लेते हैं तो उनको प्लस के साथ ऐसे लिखते हैं, और किस दिशा में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसके लिए हम इस तीर का प्रयोग करते हैं। और सपोज सी और डी, सपोज यहाँ पे एक्स वाई जेड ऐसे उत्पाद बन रहे हैं, अगर दो या दो से अधिक उत्पाद बन रहे हैं तो उनके बीच में ऐसे प्लस लगा के दिखाते हैं। उसी तरह से अगर दो या दो से अधिक अभिकारक भाग ले रहे हैं तो उनके बीच में प्लस, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे भाग लेते हैं, यहाँ पे प्लस दिखाते हैं, और ये तीर बता रहा है कि इस दिशा में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यानी ये नया रसायन क्या हो रहा है? बन रहा है। ठीक है, इससे भी संक्षिप्त तरीका होता है जब हम इनका क्या यूज करें, जब इनका हम रासायनिक संकेत यूज करें, जिसको सांकेतिक समीकरण कहा जाता है, या ये ही सबसे ज्यादा चूंकि प्रयोग में आता है, इसीलिए हम इसको ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी अगर हम बात माने यहाँ पे, तो तीन तरीके से हम बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित किया जा सकता है: वाक्य रूप, शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण। यानी ये इतना ज्यादा प्रचलित है कि इसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में हम क्या करते हैं, जो तत्व यौगिक या जो भी अभिकारक या उत्पाद होते हैं उनका रासायनिक संकेत प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम का रासायनिक संकेत Mg होता है, और ऑक्सीजन का O2 होता है। हवा में जो ऑक्सीजन होता है O के रूप में नहीं बल्कि O2 के रूप में होता है, तो ये O2, और यहाँ पे जो नया उत्पाद बन रहा है ये क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? लिखते हैं। अब रासायनिक जो समीकरण है ये भी दो तरह का होता है: असंतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रासायनिक समीकरण है असंतुलित है। क्यों? क्योंकि इधर ऑक्सीजन का दो एटम है और इधर एक ही एटम है। एटम यानी परमाणु। यानी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का ना तो क्षय होता है ना ही निर्माण होता है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को देख के, इस रासायनिक समीकरण को देखकर लग रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और इधर 1 है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ पे क्षय हो गया, यानी वो बर्बाद हो गया। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये 100% गारंटी है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनते हैं उनका द्रव्यमान और अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर रहता है। और ये तभी संभव है जब कोई परमाणु का क्षय ना हो, यानी जितना परमाणु रासायनिक अभिक्रिया के पहले है उतना ही बाद में होना चाहिए। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में सूक्ष्म स्तर पर परमाणुओं का पुनर्व्यवस्था होता है, पुनर्व्यवस्थित होते हैं परमाणु, तो परमाणु की क्षति और उत्पत्ति कभी नहीं हो सकता है। अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दोनों ओर अभिकारकों के तरफ और उत्पादों में हर एक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्ष में अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर यदि किसी एक भी तत्व के परमाणु की संख्या असमान है, यानी बराबर नहीं है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऐसी रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करते हैं। यानी यहाँ पे समीकरण होगा, यानी ऐसे जो समीकरण है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन नहीं करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 ही है। यहाँ पे आयरन 1 है, आयरन यानी लोहा का परमाणु 1 है, इधर लोहा का परमाणु 3 है। इधर ऑक्सीजन का 1 है, इधर ऑक्सीजन का 4 है। ऐसे मालूम हो रहा है कि अपने आप परमाणु बढ़ रहे हैं, यानी इधर का द्रव्यमान ज्यादा है और इधर का द्रव्यमान कम है, जो कि ऐसा होता नहीं है। हम जानते हैं प्रयोग में कि दोनों मतलब रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है बच्चा? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहता है, यानी वैसी रासायनिक समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए 3 लोहा के परमाणु है तो इधर भी लोहा के 3 परमाणु है। इधर हाइड्रोजन के क्या है? 8, तो इधर बचा 4 है। इधर 4 है तो यहाँ पे गलती है, यहाँ पे 4 होना चाहिए। ठीक है, इधर ऑक्सीजन देखिए 4 है तो इधर भी ऑक्सीजन क्या है? 4 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो अब होगा क्या कि आपको असंतुलित रासायनिक समीकरण देगा और आपको क्या करना होगा, उसको संतुलित करना होगा। उसको क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। ये याद रखिएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण भी हम कहते हैं। तो वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया के पहले और उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान के संरक्षण का क्या करती है, नियम का पालन करती है। समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी रासायनिक समीकरण दे जो कि असंतुलित है, तो उसको कैसे संतुलित करोगे? तो इसको जिस विधि द्वारा हम संतुलित करते हैं बच्चा, उस विधि को हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। क्या बोलते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि। इसमें क्या होता है कि हम छोटी पूर्णांक संख्या के मदद से तत्वों या अणुओं को गुणनांक बना के असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के प्रयास को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर जल में विद्युत धारा पास किया जाता है तो इधर बन जाता है हाइड्रोजन और क्या बन जाता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो तत्व है या जो भी अणु है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उनके गुणनांकों को बदला जाता है ताकि असंतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाए, और ये बार बार प्रयास किया जाता है। जैसे कि इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर क्या है बच्चा, 1 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि अगर H2O लिखा हुआ है तो ये जल का एक अणु है। इस जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। लेकिन अगर ऐसा मैं लिखा हूं, यहाँ पे 2 लगा दिया, तो ये गुणनांक 2 बताता है कि अब जल के 2 अणु हैं। अब चूंकि एक अणु में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 अणु में 2 दूना 4 हाइड्रोजन होंगे, और चूंकि एक अणु में 1 ऑक्सीजन है, तो 2 अणु में कितने ऑक्सीजन होंगे, 2 ऑक्सीजन होंगे। यानी गुणनांक लगाने से परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, गुणनांक जितना होगा उतना गुना बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें, मैग्नीज का 1 परमाणु है, क्लोरीन का कितना परमाणु है बच्चा, 2 है। अगर मैं यहाँ पे 4 लगाता हूँ तो अब मैग्नीज के कितने परमाणु हो गए, 4, और क्लोरीन के क्या हो गए, 8, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लगाता तो मैग्नीज के 3 हो जाते, क्योंकि एक में 3, एक अणु में 1 है तो 3 में 3, तो यानी जो गुणनांक है, जो देखिए यहाँ पे जो ये 2 है, ये बताएगा इसके मैग्नीज क्लोराइड के एक अणु में क्लोरीन के 2 परमाणु है। यहाँ पे जो H2O है, ये बता रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये अब बता रहा है कि जल के 2 अणु है। अब जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन तो 2 अणु में 4 हाइड्रोजन, जल के एक अणु में 1 ऑक्सीजन तो 2 अणु में 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो ये जो समीकरण है ये असंतुलित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है। तो अगर उत्पादों में देखा जाए तो क्लोरीन की संख्या 4 है और इधर तो 1 है। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे क्लोरीन असंतुलित है, हाइड्रोजन भी असंतुलित है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन देखिए 2 है और इधर 1 है। ऑक्सीजन भी असंतुलित है, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर 1 है। तो अब क्वेश्चन ये मन में आ रहा होगा कि किस परमाणु को, किस तत्व को पहले संतुलित करें। तो यहाँ पे एक ही आंसर है, आप किसी को भी पहले संतुलित कर सकते हैं। अब होता क्या है कि एक को संतुलित करने के चक्कर में दूसरा असंतुलित भी हो सकता है और दूसरा ऑटोमेटिकली संतुलित भी हो सकता है। यानी एक को संतुलित करने के चक्कर में दूसरे तत्व के परमाणु असंतुलित भी हो सकते हैं और हो सकता है कि संतुलित भी हो जाए। इसीलिए हर बार यहाँ पे काउंटिंग करना है। जब जब आप गुणनांक बदलोगे, यानी इसमें भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं, उनके गुणनांकों को जब जब आप बदलोगे तो आप प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या हर बार काउंट करोगे। और जब तक से ये प्रयास करना है, जब तक से ये संतुलित ना हो जाए। इसीलिए इसको बोला जाता है हीट एंड ट्रायल विधि। यानी ट्रायल तब तक से करते रहना है, प्रयास तब तक से करते रहना है जब तक से वो हीट ना हो जाए, यानी जब तक से वो बैलेंस ना हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो जैसे कि क्लोरीन 4 है, तो मैं क्लोरीन को देखते हुए इधर 4 लगा दिया। अब जैसे ही मैं इधर 4 लगाया तो हाइड्रोजन इधर 4 हो गया और इधर हाइड्रोजन 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दिया। अब जैसे ही यहाँ पे 2 लगाया, देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ऑक्सीजन तो इधर 2 है।
मैग्नीज इधर एक है, मैग्नीज भी इधर एक है, तो देखिए ये बैलेंस हो गया, यानी हम हाइड्रोजन को बैलेंस किए तो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? तो इस तरह से बैलेंस आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो इधर बच्चा, इधर नाइट्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन 6 है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लीड है बच्चा, लीड का परमाणु 1 है, लीड का परमाणु 1 है, नाइट्रोजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का देखिए ये बॉक्स के अंदर 3 परमाणु है, तो ऐसे 2 बॉक्स है, तो ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, 6 है, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन देखिए तो 2 2 4 1 5 ही है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊं ताकि ऑक्सीजन इधर भी 6 हो जाए, तो लीड, अब यहाँ पे जो लीड यानी जो लीड है उसके परमाणु असंतुलित हो गए, इधर लीड एक ही है, तो यहाँ पे 2 अगर फिर से मैं लगाऊं, ठीक है, 2 फिर से मैं लगाऊं तो देखिए लीड संतुलित हो गया, फिर ऑक्सीजन असंतुलित हो गया, यानी ऑक्सीजन संतुलित होके फिर से असंतुलित हो गया। अब इधर नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन कितना है बच्चा, 4 नाइट्रोजन है, क्योंकि देखिए लीड नाइट्रेट, इस 2 का मतलब है कि 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे 2 लगा दिया, इसका मतलब ऐसे 2 हो गए, तो एक में ही 2 नाइट्रोजन है, तो अब ऐसे 2 हो गए, तो अब कितने नाइट्रोजन है बच्चा, 4 नाइट्रोजन है। तो अब यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे, तो नाइट्रोजन 4 हो गया। अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं, एक बॉक्स में 6 ऑक्सीजन है, तो ऐसे 2 बॉक्स लिए गए हैं, तो 12 ऑक्सीजन, इधर देखिए 4 दूना 8, ये 2, इधर भी 2, यानी इधर भी 12 ऑक्सीजन हो गया। तो अब जाके ये क्या हो गया बच्चा, अब जाके ये संतुलित हो गया। इधर देखिए ब्रोमीन 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो अब इधर सिल्वर यानी चांदी 2 हो गया, तो इधर भी 2 लगा देंगे, तो ये संतुलित हो गया। रासायनिक अभिक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण बनाना, देखिए रासायनिक अभिक्रिया को हम और अत्यधिक महत्वपूर्ण बना सकते हैं जब उसमें लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पाद की अवस्थाओं को हम लिखे संकेत में विशेष परिस्थितियां के बारे में सूचना देकर भी रासायनिक अभिक्रिया को हम अत्यधिक महत्वपूर्ण बना सकते हैं। जैसे भौतिक अवस्थाएं हम लिख सकते हैं, अगर कोई अभिकारक या उत्पाद ठोस अवस्था में है तो उसके बगल में हम एस लिख सकते हैं, द्रव में है तो एल, गैस में है तो जी, अगर वो जल में घुला है तो ए क्यू यानी एक्वस लिख सकते हैं। एक्वस का मतलब होता है अभिकारक और उत्पाद जब घोल के रूप में उपस्थित होता है, यानी वो पानी में घुला है, यानी जलीय विलयन के रूप में है, तो एक्वस लिखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे मैग्नीशियम ठोस अवस्था में है तो यहाँ पे एस लिख देंगे, और जो हवा में ऑक्सीजन है वो गैस अवस्था में है तो जी लिख देंगे, और जो श्वेत पाउडर बनता है वो ठोस होता है, इसीलिए वहां पे हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। और यही अगर हम बात करें यहाँ पे इस अभिक्रिया में अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों 2 पदार्थ है, एक है लीड नाइट्रेट जो कि पानी में घुला हुआ है, और एक है पोटेशियम आयोडाइड, ये भी पानी में घुला हुआ है। और यहाँ पे जो लीड आयोडाइड पीला कलर का जो पदार्थ बन रहा है ये लीड आयोडाइड होता है, और एक यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट बनता है जो कि पानी में घुला होता है। तो आप ध्यान से देखिए, जो ये पीला कलर का बन रहा है पदार्थ, ये पानी में घुल नहीं रहा है, ये धीरे धीरे क्या होगा, नीचे जाके पेंदी में क्या करेगा, बैठेगा, नीचे जाके ऐसे पेंदी में बैठेगा, ठीक है। तो ये जो पीला रंग का पदार्थ बन रहा है ये ठोस है। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना होता है जो ठोस अवस्था में होता है, जब पानी में डालते हैं तो एल, और यहाँ पे जो बनता है चूना पानी वो होता है जलीय विलयन, तो यहाँ पे AQ लिखेंगे। जैसे कि नमक अगर ठोस अवस्था में है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे कि पैकेट का नमक है तो उसके लिए S लिखेंगे। अगर नमक को हाई टेम्परेचर पे पिघलाएंगे, घुलाना पिघलाना में काफ़ी अंतर है, यानी नमक को पिघलाने के लिए 801 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है, जब ये पिघलेगा तो L लिखेंगे, और ये जब पानी में घुला रहेगा तो AQ लिखेंगे, ठीक है। विशेष परिस्थितियां के बारे में सूचना देकर रासायनिक अभिक्रिया को हम और अत्यधिक सूचनापूर्ण बना सकते हैं। यानी यहाँ पे हम अवस्थाओं को लिखने का मकसद क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया को सूचनापूर्ण बनाना, यानी रासायनिक अभिक्रिया को देख के रासायनिक समीकरण को सूचनापूर्ण बनाना, ठीक है, ताकि देख के पता लगे कि रासायनिक अभिक्रिया
में जो अभिकारक है उत्पाद है किन अवस्थाओं में है, और ज्यादा सूचनापूर्ण हम बना सकते हैं परिस्थितियों को भी लिख के। जैसे कि हम जानते हैं बच्चा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस ये इतने दाब पर आपस में मिलकर ये एक नया यौगिक बनाते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसको हम लोग बोलते हैं मेथनॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेथनॉल बनाते हैं। वही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। तो वो विशेष परिस्थिति जिसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसको तीर के ऊपर नीचे लिखकर हम रासायनिक अभिक्रिया को और ज्यादा सूचनापूर्ण बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें हवा में CO2 है, हवा में जल वाष्प है, तो क्या हवा में ग्लूकोज बन जाता है? नहीं बनता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी है बट क्लोरोफिल हवा में नहीं है। तो क्लोरोफिल होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें जल टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाता है, तो क्या अगर आप ग्लास में पानी पीने के लिए लेते हो तो क्या वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है? क्या नहीं बनता है। यानी एक विशेष परिस्थिति में ये अभिक्रिया होती है जब हम विद्युत धारा क्या करते हैं? पास करते हैं। तो वो कौन सा विशेष परिस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसको तीर के ऊपर या नीचे लिख कर हम रासायनिक अभिक्रियाओं को के जो समीकरण है, रासायनिक अभिक्रियाओं के जो समीकरण है, उनको और ज्यादा सूचनापूर्ण हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को सूचनापूर्ण बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वहां पे जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद है उनके अवस्थाओं को लिख सकते हैं, और वो अभिक्रियाएं किस परिस्थिति में हो रही है उस तीर पे के ऊपर नीचे उस परिस्थिति को हम दर्शा सकते हैं, ताकि रासायनिक अभिक्रियाओं के जो समीकरण है वो अब हम पढ़ेंगे यहाँ से बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अभी तक से हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित कैसे करेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, और कैसे रासायनिक समीकरण को ज्यादा सूचनापूर्ण बनाएंगे। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे भिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया और क्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें दो या दो से अधिक जो उत्पाद है दो या दो से अधिक जो अभिकारक है आपस में मिल जाते हैं और एक बड़े जटिल उत्पाद का निर्माण करते हैं। नाम से पता चल रहा है संयोजित होना, आपस में जुड़ जाना। जैसे कि ABC मिलकर कुछ बड़ा सा उत्पाद X बना लिए, या AB मिलकर कुछ बड़ा सा उत्पाद Z बना लिए। या हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो अभिकारक होंगे दो या दो से अधिक होंगे बट उत्पाद एक ही होगा। उत्पाद क्या होगा बच्चा? एक ही होगा। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे अभिकारक भले कितना भी हो जाए लेकिन उत्पाद एक ही होना चाहिए। उत्पाद क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। तो वैसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तत्व और तत्व के बीच संयोजन रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है, यानी दो तत्व मिलकर आपस में एक यौगिक बन गए, या यौगिक और तत्व के बीच में संयोजन अभिक्रिया हो सकता है। दो यौगिकों के बीच में संयोजन अभिक्रिया हो सकता है। तो तत्व और तत्व के बीच में अगर संयोजन अभिक्रिया की बात करें, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल के वाटर बनाता है, यानी हाइड्रोजन जलता है तो ऑक्सीजन से संयोजन करता है और क्या बनाता है? जल बनाता है। ठीक है, जल बनाता है। उसी तरह से कोयला यहाँ पे एक तत्व है जो ऑक्सीजन जो कि एक दूसरा तत्व है उससे संयोजन कर कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों अभिकारक तत्व है और जो नया पदार्थ बन रहा है वो उत्पाद है। तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। यौगिक और तत्व के बीच संयोजन अभिक्रिया, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड बचा एक जहरीला गैस है, जो स्मोक यानी जो धुआं होता है उसमें CO2 और CO दोनों होते हैं। तो जो CO होता है काफी ज्यादा सक्रिय गैस है,
ये ऑक्सीजन से मिलकर CO2 में बदल जाता है। तो CO एक यौगिक है बच्चा, CO एक यौगिक है और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बन गया, CO2 बन गया। जब हम धुआं में खड़े रहते हैं तो ये CO हमारे फेफड़े में चला जाता है और फेफड़े में क्या करता है, ये रक्त से ही ऑक्सीजन ले लेता है और ऑक्सीजन लेकर क्या बन जाता है, CO2। तो अगर हम किसी धुएं वाले रूम में है या वैसे जगह पे है जहाँ पे काफी स्मोक यानी धुआं बाहर आ रहा है, तो हम वहां पे ऐसा महसूस होता है कि सांस ले ही नहीं पा रहे हैं, लेने के बावजूद भी। ऐसा इसलिए क्योंकि सांस तो हम ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, बट अंदर जा रहा है CO और रास्ते में जो O2 है उसको भी सफाया करते जा रहा है और इवन जो रक्त में जो O2 है उसको भी अटैक कर रहा है और अचानक CO2 की कमी होगा तो हमारे अंदर ऐसा लगेगा कि मानो कि हम सांस ले ही नहीं रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग आएगी। यौगिक और यौगिक के बीच में संयोजन अभिक्रिया, जैसे कि चूना और जल दोनों यौगिक हैं और ये मिलकर क्या बना लेते हैं, चूना पानी। इसको हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं बच्चा, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। यानी ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये है कैल्शियम ऑक्साइड। यानी जो चूना है पानी के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यहाँ पे दो यौगिक संयोजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे यौगिक के बीच में संयोजन अभिक्रिया हो रही है। संयोजन अभिक्रिया प्रायः ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यहाँ पे अब कह रहा है कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यानी आपके जितने भी बुक में संयोजन अभिक्रिया दिया है, जैसे कि कार्बन का जलना और आपका मैग्नीशियम का जलना, हाइड्रोजन का जलना, यहाँ पे चूना और पानी का आपस में मिलना, ये सब ऊष्मा भी देती है। उत्पाद वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा देती है उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन रसायन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस रासायनिक अभिक्रिया है बच्चा। हम घर में चूना लाते हैं, इस चूना को पानी में डालकर चूना पानी बनाते हैं, ठीक है। ये चूना पानी जब दीवार पे चढ़ाते हैं तो सफेदी नहीं आता है, 2-3 दिन बाद सफेदी आता है। इसका रीजन यह है कि ये जो चूना पानी है रंगहीन होता है, बट ये धीरे धीरे हवा में CO2 से अभिक्रिया करता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक श्वेत रंग का पदार्थ होता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट ही दीवार पर एक परत का निर्माण करती है, उजला परत बन के रूप में दिखाई देती है, जिससे कि दीवारों पे सफेदी आता है और जल तो वाष्पित होकर खत्म हो जाता है। तो बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग, बुझा हुआ चूना का विलयन का उपयोग, ठीक है, दीवारों के सफेदी करने में किया जाता है। बुझा हुआ चूना हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है, इसीलिए सफेदी करने के 2 या 3 दिन बाद दीवारों पर चमक आता है, ठीक है। यानी जिस दिन इसको दीवार पे चढ़ाया जाता है तो बिल्कुल चमक नहीं आता है, बस 2-3 दिन बाद जब सूख जाता है तो बिल्कुल व्हाइट और फिनिश वाल हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे CO2 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कर जल बनाता है। सॉरी, धीरे धीरे CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत चढ़ जाता है और जल वाष्पित होकर उड़ जाता है। और याद रखिएगा बच्चों, ये जो अभिक्रिया है, ये जो रिएक्शन है, यानी ये जो समीकरण है, CO2 का एक स्टैंडर्ड लैबोरेटरी टेस्ट है। यानी कहीं पे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कहीं पे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई गैस बन रहा है और उस गैस को वेरीफाई करना है बच्चों कि वो कौन सा गैस है, अगर हमें शक है कि शायद वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो उस गैस को अगर हम पास करेंगे चूना पानी में, चूना पानी कहने का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, जो कि रंगहीन होता है, तो अगर हम चूना पानी में अगर इस CO2 को पास करेंगे तो अगर ये चूना पानी मिल्की यानी दूधिया होना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब जो गैस है वो पक्का यानी 100% क्या है, CO2 गैस है, ठीक है। तो ये एक CO2 का टेस्ट करने का मतलब एक आपका क्या है, स्टैंडर्ड टेस्ट का तरीका है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जैसे कि मैंने बताया, जितने भी आपके इस बुक में संयोजन अभिक्रियाएं दिया है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं भी है। यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बनता है।
जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन यानी CNG, ये जलता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। इसके जलने की प्रक्रिया में ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ साथ ऊर्जा देता है, जिससे कि गाड़ी या फैक्ट्री में जो मशीनें हैं वो चलती है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो उत्पाद बन रहा है, बट ये उष्माक्षेपी है। बुक में जितने भी संयोजन अभिक्रियाएं हैं वो उष्माक्षेपी है, बट यहाँ पे और भी ज्यादा उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का उदाहरण आपके बुक में दिया है, जो कि संयोजन नहीं है। तो प्राकृतिक गैस का दहन संयोजन नहीं है, क्योंकि इसमें दो उत्पाद बन रहा है, बट ये उष्माक्षेपी है। चूना पानी की अगर बात करें, चूना पानी की जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, चूना पानी में डालते ही खोलने लग जाता है पानी, यानी काफी मात्रा में उष्मा बाहर आता है, ऊर्जा बाहर आता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये संयोजन भी है और साथ साथ उष्मा क्षेपी भी है। साग सब्जियों का विघटित होना, साग सब्जी जो होते हैं बच्चा, जब ये सड़ते हैं तो इनसे भी उष्मा बाहर आता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ये काफी जटिल होता है। कुछ बैक्टीरिया के मदद से या जीवाणु के मदद से ऐसा होता है। ये सड़ते हैं और सड़ते हैं तो उष्मा बाहर आता है, यानी साग सब्जी या कोई भी चीजें अगर सड़ रहा है तो वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। श्वसन भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है बच्चा। श्वसन क्या होता है, तो जब हम खाना खाते हैं, हम जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, अतः हमें ऊर्जा कहाँ से मिलता है, भोजन से। लेकिन भोजन खाने से ही ऊर्जा नहीं मिल जाता, पहले तो भोजन का पाचन होता है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, और यही ऊर्जा ATP के फॉर्म में संचित होता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं को ऊर्जा मिलता है। यानी श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है, उष्माक्षेपी रासायनिक प्रक्रिया है। अब ये संयोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो उत्पाद बन रहे हैं। तो श्वसन में होता क्या है कि हमें ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा हमें जिस प्रक्रिया द्वारा मिलता है वो श्वसन है। हम जो खाना खाते हैं उसका पाचन होता है, खाना में कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि पचकर ग्लूकोज में बदलता है। ये ग्लूकोज सभी कोशिकाओं में रक्त के द्वारा पहुंचाया जाता है, और कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन भी जाता है जो कि हम सांस लेते हैं। वो ऑक्सीजन कोशिकाओं में तक जाता है, और वहां पे ग्लूकोज इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलता है, और बदले में CO2 और जल बनता है और उष्मा मिलता है, ऊर्जा निकलता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा क्या होता है, मिलता है। ठीक है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया बच्चों संयोजन अभिक्रिया के जस्ट उल्टा है। संयोजन अभिक्रिया में जैसे कि हमने देखा, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बना रहे थे, केवल एक उत्पाद बना रहे थे। यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि यहाँ पे अभिकारक एक रहेगा बट उत्पाद कई बनेंगे। यानी यहाँ पे एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक सरल उत्पादों का निर्माण करेगा। अगर कोई चीज टूटेगा तो एटलीस्ट कम से कम दो तो बनेगा भाई, तीन भी बन सकता है, चार भी बन सकता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, वैसे रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई एक अभिकारक है, टूटकर XY में बदल गया या टूटकर XYZ में बदल गया, दो या दो से अधिक उत्पाद बन रहा है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया के प्रकार होते हैं। देखिए, अगर कोई चीज टूट रहा है, जैसे कि सपोज ए अगर टूट रहा है, तो ए टूटेगा तो कुछ उष्मा या ऊर्जा लेगा बच्चा, ऊर्जा लेकर ही टूटेगा। ऐसे कैसे टूट जाएगा, अगर एक लकड़ी है तो उस पर ऊर्जा लगाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, तब तो टूटेगा। तो कोई भी चीज टूट रहा है तो किसी ना किसी रूप में वो ऊर्जा लेगा, तब वो टूटेगा, तब वो टूटेगा। ठीक है। तो क्या ऊर्जा देते हैं, क्या ऊर्जा देकर तोड़ा जाता है, उसके आधार पर संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। अगर कोई अभिकारक उष्मा देने से टूट रहा है तो उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे या उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। बी कोई अभिकारक जो विद्युत धारा देने से, यानी विद्युत धारा मतलब क्या बच्चा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा देने से टूट रहा है,
तो उसको वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। अगर कोई अभिकारक प्रकाश देने से टूट रहा है, यानी उसको धूप में रख दिए, प्रकाश में रख दिए, वो टूट गया, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो चलिए एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कैसे परिभाषित करोगे? यानी वैसी अपघटन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक उष्मा के प्रभाव में टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों का या सरल उत्पादों का निर्माण करता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी अपघटन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक उष्मा के प्रभाव में टूट जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चा? जैसे कि ऐसे हम समझते हैं, एक कोई अभिकारक है, उष्मा देने से ये एक्स वाई जेड ऐसे तीन उत्पादों में ये क्या हो गया? टूट गया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया ही क्या कहलाती है? उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब आपके बुक में बच्चा, आपके एनसीईआरटी बुक में तीन उदाहरण दिए हैं उष्मीय अपघटन अभिक्रिया के। पहला अभिक्रिया है फेरस सल्फेट का अपघटन, यानी फेरस सल्फेट क्या होता है बच्चा? अच्छा, दूसरा वाला है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, और तीसरा दे रखा है लेड नाइट्रेट का अपघटन। तो तीन ऐसे उदाहरण आपके दिए हैं उष्मीय अपघटन अभिक्रिया के। तो चलिए हम पढ़ते हैं फेरस सल्फेट का अपघटन। फेरस सल्फेट क्या होता है बच्चा? एक लवण होता है, एक यौगिक होता है। फेरस सल्फेट हरा रंग का एक यौगिक होता है। ठीक है, इस तरह से हरा रंग का एक यौगिक होता है। ये हरा रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें जल के अणु फंसे होते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर अम्ल क्षार में डिटेल में पढ़ेंगे कि जो कुछ यौगिक होते हैं जैसे कि फेरस सल्फेट, इसमें 7 जल के अणु ट्रैप होते हैं, फंसे रहते हैं। ठीक है, तो गर्म करने पर जो फेरस सल्फेट है बच्चा, ये पहले तो जल का त्याग करता है, जिसके चलते इसका हरा रंग से ये उजला रंग में बदल जाता है। यानी जैसे ही आप फेरस सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में ले लो और इसको जब आप गर्म करोगे, फेरस सल्फेट को जब आप गर्म करोगे, तो पहले ये हरा से उजला हो जाता है। इसका रीजन है कि ये जल जो है, क्रिस्टल का जल इसे कहा जाता है। इसके बारे में हम अम्ल क्षार में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो क्रिस्टल का जल है, पहले ये त्याग देता है, यानी ये जल उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, जिसके चलते इसका हरा रंग से ये उजला रंग में, सफेद रंग में बदल जाता है। और फिर इसको अगर आप गर्म करते जा रहे हो, तो पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये 7 जो H2 है, ये गर्म करने से, उष्मा देने से पहले ये FeSO4 में बदल जाएगा, यानी इसका जो हरा रंग है ये सफेद रंग में बदल जाएगा। ठीक है, अब फिर इस सफेद रंग वाले को अगर आप लगातार गर्म करते रह रहे हो, तो ये सफेद रंग में बदलने के बाद इसको लगातार गर्म करने पर एक लाल रंग के पदार्थ में बदल जाता है, ये लाल भूरा रंग के पदार्थ में बदल जाता है। ठीक है, तो पहले ये पानी छोड़कर ये उजला हो जाता है, और फिर आप इसको गर्म कर रहे हो तो ये टूट कर लाल भूरा रंग सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस क्या करता है? बनाता है। और ये जो लाल रंग का बनता है, ये फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? तो फेरस सल्फेट को गर्म करने से ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। अच्छा, इस चैप्टर में आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि सर क्या क्या उत्पाद बनेगा। हम यहाँ इस चैप्टर में केवल यह सीख रहे हैं कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं, बट इसका उदाहरण लेते हुए। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद करना होगा, बार बार चीजों को देखना होगा। टेंशन इस बात की नहीं लेना है कि सर कैसे यहाँ पे ये पता लगा कि ये उत्पाद बना है। हालांकि कई इस तरह से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तब जाके पता लगता है कि क्या क्या उत्पाद बन रहा है। जैसे कि अगर आप फेरस सल्फेट को गर्म करते हो, तो यहाँ से जो गैस निकलती है वो गैस सल्फर डाइऑक्साइड होती है, जो ब्लू लिटमस पेपर को, यानी नीला लिटमस पत्र को लाल कर देती है। इसका मतलब कोई अम्लीय गैस निकल रही है, और अम्लीय गैस कौन होती है बच्चा? सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से फेरस सल्फेट जब टूटता है तो यहाँ पे 2 रंगहीन गैस निकलती है, हालांकि यहाँ से कुछ गंध आता है। ठीक है, और यहाँ पे एक लाल रंग का बच जाता है पदार्थ।
कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन अब दे रखा है आपके बुक में बच्चा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, यहाँ पे उष्मा हम लिख देंगे, जब उष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, जब आप किसी टेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हो तो एक गैस निकलती है, और उस गैस को बच्चा हम पास करते हैं चूना पानी से। चूना पानी क्या होता है बच्चा? तो चूना पानी होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है, जो कि रंगहीन होता है। तो जैसे ही ये गैस इस चूना पानी में जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर दुधिया होना शुरू हो जाता है। और अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना पानी का रंग दुधिया होता है तो इसका मतलब यह है कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करने का ये एक स्टैंडर्ड तरीका है लेबोरेटरी में, यानी प्रयोगशाला में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे टेस्ट करते हैं। कई ऐसे गैस है जो कि रंगहीन होता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे कई गैस है जो कि रंगहीन गैस होती है। बट अगर कहीं से कोई गैस निकल रहा है, बुलबुला बन रहा है, तो इसका मतलब वो गैस है। और वो गैस क्या है उसके लिए टेस्ट करने के तरीके हैं। जैसे अगर ऑक्सीजन गैस का पहचान है कि जलता हुआ कोई चीज ऑक्सीजन गैस के पास ले जाते हैं बच्चे, तो वो और तेजी से जलना शुरू कर देता है। हाइड्रोजन गैस का पहचान है कि जब वो जलेगा तो साउंड बनाएगा, पॉप साउंड करेगा। और उसी तरह से कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसका पहचान है कि ये चूने के पानी को दुधिया कर देगा, ये आग बुझा देता है। तो ये वेरीफाई किया गया है कि जब ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है बच्चा, इसको हम क्या बोलते हैं? बिना बूझा हुआ चूना भी बोलते हैं, बिना बूझा हुआ चूना। ठीक है, और जब इसी चूना को जब हम पानी में डाल देते हैं तो ये पानी में घुल जाता है और बना लेता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है, जिसको बूझा हुआ चूना या चूना पानी कहते हैं, जो कि रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने से कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यानी किसी भी धातु के कार्बोनेट को गर्म करोगे तो उस धातु के ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। कॉपर कार्बोनेट बच्चा हरा रंग का होता है, और जब इसको गर्म करोगे तो ये काला हो जाता है। यानी यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है ये एक काला रंग का पदार्थ होता है, और यहाँ पे गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि ये अभिक्रिया उष्मा देने से हो रही है तो इसीलिए क्या है बच्चा? उष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। तो ये देखिए बच्चा चूना, सॉरी ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्रकृति में कई रूपों में पाया जाता है, जो कि मार्बल होते हैं। ठीक है, मार्बल होते हैं, ये जो चौक होते हैं जिससे कि बोर्ड पे लिखा जाता है, या आपका जो अंडा का कवच होता है, अंडा का जो कवच होता है उजला वाला जिसको हटा के लोग खाते हैं, तो वो अंडा का कवच, चौक, मार्बल, खड़िया, ये सारे के सारे कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। यानी ये मार्बल, चौक, खड़िया और आपका क्या हो गया बच्चा? अंडे का ऊपर का जो कवच है वो सारे के सारे कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। अगर अंडे के कवच को भी आप गर्म करो तो वो भी टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ठीक है, इससे हमें पता लगा कि वो अंडा का कवच कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, लास्ट जो एग्जाम्पल दे रखा है अपघटन अभिक्रिया का, यानी उष्मीय अपघटन अभिक्रिया का, वो है लेड नाइट्रेट का अपघटन। लेड नाइट्रेट बच्चा एक उजला यौगिक होता है। ठीक है, जब इसको आप गर्म करते हो तो ये पीला पदार्थ में बदल जाता है, जो कि लीड ऑक्साइड होता है। जब इसको आप टेस्ट ट्यूब में बच्चा गर्म करोगे तो पूरे टेस्ट ट्यूब में दो गैस बनती है, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक बनती है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के हैं। यानी जब हम यहाँ पे ले जाते हैं कौन सा? ब्लू लिटमस पत्र, यानी नीला लिटमस पत्र ले जाते हैं तो वो लाल हो जाता है। यानी यहाँ पे कोई अम्लीय गैस आ रही है और वो गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है। जब जलता हुआ अंगरबत्ती बच्चा इसमें हम डालते हैं तो वो
और जलना तेज हो जाता है, यह दर्शाता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी बन रहा है। तो लीड नाइट्रेट को गर्म करके ये एक्सपेरिमेंटली प्रयोग द्वारा पाया गया कि 3 उत्पाद बन जाते हैं। एक तो नीचे बर्तन में पीला रंग का जो पदार्थ बच जाता है, ये पीला रंग का पदार्थ होता है बच्चा, लीड ऑक्साइड होता है, और 2 गैस बनते हैं, ठीक है। और जब लीड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्रैकलिंग ध्वनि यानी क्रैकलिंग साउंड, बुदबुदाहट की ध्वनि पैदा होती है यहाँ पे, और 2 गैस बनते हैं, ठीक है। तो आपके बुक में यहाँ पे 3 जो उष्मीय अपघटन अभिक्रिया दिया है, फेरस सल्फेट का और कैल्शियम कार्बोनेट का और लीड नाइट्रेट का, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो विद्युत अपघटन, जो नेक्स्ट जो हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चा, वियोजन अपक्रिया, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं अपघटन अपक्रिया। तो हमने बताया था कि 3 अपघटन अपक्रियाएं हैं। आपका एक उष्मीय अपघटन अपक्रिया उष्मा देने से हो रही है, और एक होती है विद्युत धारा देने से यानी विद्युत ऊर्जा देने से जो हो रही है, उसको हम बोलते हैं वैद्युत अपघटन या वैद्युत वियोजन अपक्रिया। यानी विद्युत धारा के प्रभाव में जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहता है। इसका एक फेमस उदाहरण है बच्चा जल का अपघटन। यानी जब जल में आप क्या करोगे, विद्युत धारा क्या करोगे, पास करोगे, तो 2 बुलबुले बनते हैं। कैथोड पर भी एक बुलबुला बनता है और एनोड पर भी एक बुलबुला बनता है। बुलबुला बनने का मतलब होता है कोई गैसियस पदार्थ, यानी कुछ गैसीय पदार्थ बन रहे हैं। तो यह वेरीफाई किया गया कि जो कैथोड पे जो गैस बन रहा था, वो जलता है, और जलने पे वो पॉप यानी पॉप ध्वनि उत्पन्न करता है, और ये एक हाइड्रोजन गैस का पहचान है। वही ऑक्सीजन जो एनोड पे बन रहा था, एनोड पे जो गैस बन रही थी, उस गैस को जब टेस्ट किया गया तो वो जलते हुए चीजों को और तेज कर दे रहा था। यानी एनोड पर बच्चा ऑक्सीजन गैस बन रहा था। क्या बन रहा था, ऑक्सीजन गैस बन रहा था। तो कैसे भी करके ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया कि जब जल का वैद्युत अपघटन होता है तो 2 गैस बनते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बनता है कैथोड पर और ऑक्सीजन बनता है एनोड पर। और यहाँ पे जल के वैद्युत अपघटन में कुछ सावधानी बरतना होता है। यानी जब कभी भी जल का अगर वैद्युत अपघटन कराने जाओगे तो उसमें थोड़ा सा हम अम्ल डालते हैं, ताकि जल जो है अच्छे तरीके से चालन करे, विद्युत धारा का चालन करे। क्योंकि जल उतना अच्छा विद्युत धारा का चालक नहीं होता है, बट 1-2 बूंद अम्ल डाल देने से विद्युत धारा अगर जल में हम पास करते हैं तो कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनता है। दूसरा चीज यह ध्यान देने वाली है कि जो हाइड्रोजन गैस होता है उसका आयतन बच्चा ऑक्सीजन गैस के आयतन से डबल होता है। यानी कैथोड पर जो गैस बन रही होती है वो डबल अमाउंट में बनती है, किसके तुलना में, जो एनोड पर गैस बन रही होती है। यानी अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक का पिक देखो तो उसमें देखोगे कि जो कैथोड पर जो टेस्ट ट्यूब दे रखा है वो, उसमें जो पानी है ज्यादा खाली हो गया है, और वहीं एनोड पर कम अमाउंट में पानी किया हुआ है, खाली हुआ है। यानी ऑक्सीजन गैस ज्यादा अमाउंट, हाइड्रोजन गैस डबल आयतन में बनती है। लेकिन भारी की बात करें तो भाई ऑक्सीजन गैस भारी होता है मास। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मतलब यहाँ पे आयतन का अनुपात करें तो यहाँ पे ये 2:1 में होता है। यानी ये 2 लीटर बनेगा तो ऑक्सीजन बनेगा 1 लीटर। अगर हाइड्रोजन बनेगा 4 लीटर तो ये बनेगा 2 लीटर। वही द्रव्यमान के अनुपात की बात करें तो ऑक्सीजन द्रव्यमान के हिसाब से ज्यादा बनता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर बनता है तो ऑक्सीजन बनता है बच्चा 8 ग्राम। 2 ग्राम हाइड्रोजन बनता है तो ये बनता है 16 ग्राम। ये वैसे ही है कि जैसे कि जो रुआ होता है जिसमें हम रजाई में या तोशक में भरते हैं, तो रुआ भले ही ज्यादा जगह ले रहा है, लेकिन लोहा, एक छोटा सा लोहा का टुकड़ा ही उस रुआ से ज्यादा भारी हो सकता है, भले रुआ ज्यादा जगह ले रहा है। उसी तरीके से हाइड्रोजन का आयतन ज्यादा है, ना कि उसका द्रव्यमान। ठीक है। आप अगर इस अभिक्रिया को संतुलित करो, इस समीकरण को संतुलित करो, तो आप पाओगे कि कुछ इस तरह से संतुलित समीकरण बन रहा है। तो ये समीकरण ही बयां कर रहा है इस बात को कि हाइड्रोजन के 2 अणु बन रहे हैं तो ऑक्सीजन का 1 अणु बन रहा है। यानी जल के 2 अणु को टूटने पर हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु बन रहा है। तो हाइड्रोजन की अणु की संख्या ज्यादा होना यह बताता है कि हाइड्रोजन का आयतन ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का आयतन क्या रहेगा, कम रहेगा।
कुछ अन्य उदाहरण अगर हम ले लें विद्युत अपघटन का, तो वो है नमक का विद्युत अपघटन। नमक को पिघलाया जाता है हाई टेम्परेचर पर, यानी बहुत ज्यादा ताप देकर। लगभग 801 डिग्री सेल्सियस तापमान पे नमक पिघलना शुरू कर देता है। और जब पिघले हुए नमक में विद्युत धारा पास करते हैं, तो सोडियम जो है बच्चा, सोडियम है कैथोड पर बनता है, यानी माइनस प्लेट पे बनता है। और एनोड पर क्या बनता है बच्चा, क्लोरीन गैस बनता है। और उसी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड को भी पिघलाकर, देखिए यहाँ पे एल लिखा हुआ है, एल का मतलब लिक्विड है ये। जब पिघलाकर इनमें विद्युत धारा पास करते हैं, तो कैथोड पर एल्युमिनियम बनता है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस क्या होता है, बनता है। नेक्स्ट है बच्चा आपका प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अपघटन अभिक्रिया है जिनमें प्रकाश के प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा को लेकर कोई अभिकारक क्या होता है, टूटता है। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड एक श्वेत रंग का क्या होता है, यौगिक होता है। इसको जब आप धूप में रख दोगे तो ये इसका रंग चांदी के रंग में बदल जाएगा, ठीक है, धूसर रंग में बदल जाएगा। और यहाँ पे एक क्लोरीन गैस बनता है, ठीक है। यानी यहाँ पे प्रकाश के चलते ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये टूट गया और यहाँ पे दो छोटे छोटे सरल उत्पाद बनाया। इसीलिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। उसी तरह से बचा सिल्वर ब्रोमाइड की अगर बात करें, सिल्वर ब्रोमाइड ये भी सूर्य के प्रकाश में टूट जाता है और टूटने के बाद क्या बनाता है, सिल्वर और ब्रोमीन गैस बनाता है। क्या बनाता है, सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस बनाता है, ठीक है। और ये दोनों जो अभिक्रिया है बच्चा, ये दोनों अभिक्रिया श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयोग में की जाती है, ठीक है। जैसे कि इस तरह पहले देखिए ऐसा कुछ रील आता था जिसपे फोटो उखाड़ा जाता था। तो होता क्या है कि इस रील में इस सिल्वर ब्रोमाइड का परत होता था। और जब वहां पे एक्चुअली प्रतिबिंब बना, मतलब क्या, वहां पे प्रकाश का जाना। तो जैसे ही वहां पे प्रतिबिंब बनता है वहां पे प्रकाश जाता है, और वहां पे जब प्रकाश जाता है तो वहां पे रासायनिक अभिक्रिया होने के चलते उस प्रतिबिंब के भांति ही रंग में परिवर्तन होने के चलते यहाँ पे प्रतिबिंब क्या हो जाता है, उखड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको स्वाम श्वेत फोटोग्राफी में क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। तो हमने देखा जितने भी बच्चा वियोजन अभिक्रिया है, जितने भी अपघटन अभिक्रिया है, इसमें हम किसी ना किसी रूप में ऊर्जा दे रहे हैं, किसी ना किसी रूप में हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। अतः वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी उस रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए उष्मा या किसी भी रूप में ऊर्जा देना पड़ जाता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया आपके जो बुक में दे रखा है वो सारे के सारे उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप कोई भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दे सकते हैं उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, ठीक है। जैसे कि फेरस सल्फेट उष्मा के प्रभाव में फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। वहीं लीड नाइट्रेट उष्मा देने से लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बना रहा है। और जल में विद्युत धारा देने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रहा है। अगर आप जल को पानी बीकर में रखे हो, या आप सपोज घर पे खाना खाने बैठे हो और आप ग्लास में जल लिए हो, तो क्या वहां उस जल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलता है क्या, नहीं। अरे जल को तोड़ने के लिए भाई हम क्या देते हैं, विद्युत धारा तो देते हैं, विद्युत धारा देते हैं, तब तो वो टूटेगा। जैसे ही विद्युत धारा देना बंद करोगे, ऊर्जा जाना बंद, तो ये अभिक्रिया होना बंद हो जाएगी, यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नहीं बनेंगे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि हम ऊष्मा दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, किसी ना किसी रूप में ऊष्मा या ऊर्जा दे रहे हैं। इसीलिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, इसको प्रकाश। अब हम पढ़ेंगे बच्चा नेक्स्ट जो रासायनिक अभिक्रिया है, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को इसके यौगिक से हटा देता है, उसे हम बोलते हैं विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज एक ए बहुत ज्यादा क्रियाशील तत्व है और यहाँ पे एक यौगिक है एक्स बी, ठीक है। तो ए ने क्या किया, बी को हटा दिया और बना लिया एक्स ए।
और यहाँ पे बी अलग हो गया। ए यहाँ पे ज्यादा क्रियाशील तत्व है, जिसने क्या किया, बी को हटाया और एक्स के साथ यौगिक बना लिया, बी अलग हो गया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। यानी ए ने बी को विस्थापित किया, ए ने बी को क्या किया, विस्थापित किया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को इसके यौगिक से हटा देता है, उसे विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके सबसे प्रचलित जो उदाहरण है बच्चा, कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच की अभिक्रिया, कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच की अभिक्रिया। तो ये देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन है बच्चा, इसको AQ ऐसे लिखेंगे, और ये क्या है, तो आयरन है। तो जब आयरन को हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो आयरन क्या करता है, कॉपर को यानी तांबा को वहां से क्या कर देता है, हटा देता है, तांबा को हटा देता है, और क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट का विलयन बना लेता है। ठीक है, फेरस सल्फेट का विलयन बना लेता है AQ, और यहाँ पे कॉपर अलग हो जाता है। तो हम कहेंगे कि आयरन जो है ज्यादा क्रियाशील तत्व है। आयरन जो है क्या है, ज्यादा क्रियाशील तत्व है, किसके तुलना में, कॉपर के तुलना में, क्योंकि आयरन ने कॉपर को हटा दिया। तो कैसे, देखिए यहाँ पे जो आयरन को जैसे ही आप डुबोते हो, आयरन का कांटी ले लो, आयरन का नेल ले लो, यानी लोहा का आप कांटिया ले लो, उसको जैसे ही डुबोगे तो आप देखोगे कि उसके ऊपर एक भूरा रंग का परत आ जाता है। ठीक है, जो कि कॉपर का होता है। ठीक है, लाल भूरा रंग का परत आ जाता है जो कि कॉपर का होता है। और जो ये जो ब्लू रंग का, जो नीला रंग का ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये मलिन होना शुरू कर देता है और अंततः ये हरा हो जाता है। क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। तो फाइनली जब ये हरा हो जाता है तो ये क्या होता है, फेरस सल्फेट का विलयन बन जाता है, यानी फेरस सल्फेट हरा रंग का होता है। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, विस्थापन अभिक्रिया। यानी यहाँ पे हम कहेंगे कि लोहा क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है उसको विस्थापित कर रहा है। तो लोहे के टुकड़े को जब कॉपर सल्फेट में डुबोते हैं तो लोहे के टुकड़े के रंग भूरा क्यों हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर को विस्थापित करता है और कॉपर लोहे पे चिपकना शुरू कर देता है, जिसके चलते लोहे के टुकड़े को जब कॉपर सल्फेट में डुबोते हैं तो विलयन का रंग मलिन क्यों होने लग जाता है और अंततः हरा क्यों हो जाता है, क्योंकि भाई जब लोहे को जब कॉपर में हम सल्फेट में डुबोते हैं तो लोहा क्या करता है, कॉपर को हटाकर फेरस सल्फेट बनाता है, जिसके चलते नीला रंग से वो फीका पड़ने लग जाता है और अंततः हरा रंग में क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसके अलावा और भी दो उदाहरण जो आपके बुक में दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट में अगर बच्चा आप जिंक भी डालते हो तो जिंक भी ज्यादा क्रियाशील होता है कॉपर से और कॉपर को हटा देता है और अंततः जो विलयन है वो रंगहीन हो जाता है, यानी जिंक सल्फेट के विलयन में बदल जाता है। यानी जो जिंक सल्फेट है ये रंगहीन विलयन होता है। यानी जैसे ही आप जिंक डुबोगे तो कॉपर सल्फेट जो कि नीला रंग का विलयन होता है वो रंगहीन हो जाता है। इसलिए रंगीन हो जाता है क्योंकि अब कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं, वो तो बन गया जिंक सल्फेट। यानी जिंक ने क्या किया, कॉपर को धीरे धीरे जिंक सल्फेट में कॉपर सल्फेट से हटाया, कॉपर अलग हो गया, ये कॉपर उस पर परत बन जाता है। उसी तरह से लीड को जब कॉपर क्लोराइड में डालते हैं तो लीड भी क्या करता है, कॉपर को हटाकर लीड क्लोराइड बना लेता है। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाता है, विस्थापित करके उसके यौगिक से उसको हटा देता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि HCl एक अम्ल है बच्चा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब आप इसमें जिंक डालते हो तो हाइड्रोजन गैस बनता है, तो हाइड्रोजन गैस बनता है और इसके अलावा जिंक क्लोराइड बन जाता है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जिंक ने हाइड्रोजन को हटा दिया, तो यहाँ पे जिंक ज्यादा क्रियाशील तत्व है। अब हम पढ़ेंगे बच्चा द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया, द्विवीय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। हमने पढ़ा अभी जो था एकल विस्थापन अभिक्रिया या सिंपली उसको विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि AB और यहाँ पे है बच्चा CD, और अब दोनों जब ये अभिक्रिया किए तो A चला गया D के पास, AD बन गया, और यहाँ पे B चला गया C के पास, BC बन गया। तो A ने
सी को हटाया कि बी ने डी सी को हटाया, यहाँ पे डिसीजन लेना मुश्किल है। यानी हम कहेंगे कि दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को हटाया, यानी द्वितीय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पे आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, दोनों ही रंगहीन विलयन बनाते हैं। जैसे ही मिलते हैं एक उजला अवक्षेप बनता है, उजला एक उत्पाद बनता है जो कि घुलता नहीं, इसीलिए यहाँ पे सॉलिड लिखा गया है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सॉलिड लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक उत्पाद बनता है बच्चा, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखिए, यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखिए तो सोडियम ने क्या किया है, बेरियम को हटाया है, या बेरियम ने सोडियम को हटाया है। तो दोनों ओर से विस्थापन हो रहा है। यानी यहाँ पे सोडियम सल्फेट पे सोडियम पे प्लस चार्ज है, सल्फेट पे माइनस चार्ज होता है, बेरियम पे प्लस चार्ज होता है और क्लोराइड पे माइनस चार्ज होता है। तो आयनों का आदान प्रदान हुआ है। सोडियम पे प्लस है और वो क्लोरीन के साथ माइनस के साथ चला गया, ठीक है। उसी तरह से बेरियम, बेरियम पे क्या है बच्चा, बेरियम पे प्लस है, वो सल्फेट के साथ चला गया। तो आयनों का आदान प्रदान, तो यहाँ पे दो जो अभिकारक हैं, इनके बीच में आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा जो उदाहरण है बच्चा, लीड नाइट्रेट का विलयन और पोटेशियम आयोडाइड का विलयन। ये दोनों भी बच्चा रंगहीन होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मिलते हैं एक पीला रंग का अवक्षेप बनता है, पीला रंग का यहाँ पे क्या बनता है, अवक्षेप बनता है, जो कि होता है लीड आयोडाइड का। और यहाँ पे एक घुलनशील पदार्थ है पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे देखा जाए तो लीड पे प्लस चार्ज है, नाइट्रेट पे क्या है बच्चा, माइनस चार्ज है। पोटेशियम पे प्लस चार्ज है और आयोडीन पे माइनस चार्ज है। तो आयनों का आदान प्रदान हो गया, यानी इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला गया और इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला गया। तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, द्वितीय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लीड नाइट्रेट बन रहा था बच्चा, वो लीड नाइट्रेट क्या है, एक अवक्षेप है, यानी एक ऐसा पदार्थ जो कि पानी में नहीं घुलता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप का मतलब है कि एक ऐसा उत्पाद बना जो कि पानी में घुल ही नहीं रहा है, वो नीचे जाके बर्तन में नीचे पेंदी में बैठना शुरू कर दे रहा है। तो वैसे उत्पाद को हम अवक्षेप कहते हैं और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट अवक्षेप बनता है। अवक्षेप को कहीं कहीं पे बुक में बच्चा ब्रैकेट में एस या कहीं कहीं पे नीचे की तरफ तीर लिख के दिखाया जाता है। इसका तात्पर्य है कि ये जाके नीचे पेंदी में बैठ जाता है, क्योंकि ये पानी में तो घुलता नहीं है। उसी तरीके से पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड बच्चा एक तुम्हारा क्या है, यहाँ पे विलयन है, और लीड नाइट्रेट, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो लीड आयोडाइड अवक्षेप बनता है, ठीक है, जो कि पीला रंग का एक यौगिक होता है। तो यहाँ पे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ऐसा उत्पाद बनता है जो पानी में घुलनशील है, अघुलनशील है, घुलनशील नहीं है, पानी में अघुलनशील है। तो वैसे उत्पाद अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनता है तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और वैसे उत्पाद जो पानी में घुलते नहीं है उनको अवक्षेप कहा जाता है, ठीक है। उपचयन एवं अपचयन, उपचयन एवं अपचयन रासायनिक अभिक्रिया बच्चों, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। और जो अपचयन रासायनिक अभिक्रिया यानी जो उपचयन है इसको हम लोग ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, और जो अपचयन है इसको अवकरण रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो बार बार मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, तो मैं ऑक्सीकरण ही नाम लूंगा, ठीक है। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या समझ लेना है, उपचयन, और अवकरण का मतलब क्या समझ लेना, अपचयन। क्योंकि उपचयन अपचयन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो हम लोग ऑक्सीकरण और अवकरण से पढ़ लें। और याद रखिए कि ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं और अवकरण को हम लोग अपचयन कहते हैं, ठीक है। तो उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, उपचयन या ऑक्सीकरण का अभिक्रिया का मतलब होता है कि किसी अभिकारक में ऑक्सीजन का जुड़ जाना। यदि किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है या किसी अभिकारक में हाइड्रोजन की कमी हो रहा है, दो चीज है, प्लस ऑफ ऑक्सीजन माइनस ऑफ हाइड्रोजन,
यानी किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन हट रहा है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया उपचयन या ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग उपचयन रासायनिक अभिक्रिया या अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कॉपर, कॉपर में बच्चा, कॉपर को जब हम गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन जाके इसमें क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ऑक्सीजन जाके जुड़ जाता है और क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यानी कॉपर को जब आप गर्म करोगे तो ये होता है भूरा रंग का, बट ये काला काला पड़ जाता है। तो कॉपर को जब गर्म करते हो तो ये ऑक्सीजन जाके उसमें ऐड होता है, ऑक्सीजन जाके उसमें जुड़ता है और क्या बनाता है, काला रंग का परत कॉपर ऑक्साइड का बन जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस कॉपर में ऑक्सीजन जाके जुड़ा है, उस ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ है, यानी ये जो अभिक्रिया है ये क्या है, तुम्हारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है तुम्हारा बच्चा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अपचयन या अवकरण अभिक्रिया, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया का मतलब क्या होता है बच्चा, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन हट जा रहा है या हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया अपचयन या अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड को देख लो, कॉपर ऑक्साइड में बच्चा जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, ये काला रंग का एक परत होता है, जैसे कि मैंने बताया ये काला रंग का ये पाउडर होता है या काला रंग का ये पदार्थ होता है। जब हाइड्रोजन के साथ ये अभिक्रिया करता है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसमें क्या होता है ना कि देखिए कॉपर ऑक्सीजन का त्याग कर देता है, यानी जो कॉपर जो ऑक्साइड है ये ऑक्सीजन का त्याग कर देता है और कॉपर बन गया। तो हम बोलेंगे कि जो कॉपर ऑक्साइड है इसका अवकरण हुआ है, यानी यहाँ पे माइनस ऑक्सीजन हुआ है, अवकरण हुआ है, या इसका हम बोलेंगे कि अपचयन हुआ है। ठीक है, इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। और वही हाइड्रोजन में देखो ऑक्सीजन जाके जुड़ गया है, तो हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान यह देंगे कि किसका ऑक्सीकरण या अवकरण होता है, तो अभिकारकों के लिए हम बात करेंगे, उत्पाद में से नहीं मतलब है। इधर हम देखेंगे इसका, इसका बच्चा ऑक्सीजन हट गया तो इसका अवकरण, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया, इसका हो गया आपका अवकरण। ठीक है, इसका हो गया ऑक्सीकरण और इसका हो गया अवकरण। ठीक है, तो ये चीज हम अभिकारकों में देखेंगे, किस अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़ा और किस अभिकारक में ऑक्सीजन घटा, वहां से हम चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब कुछ हम उदाहरण कर लेते हैं। अच्छा देखिए, हमने अभी जस्ट देखा कि ये दोनों अभिक्रिया एक साथ भी होती है, यानी यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो रहा है और दूसरा अपचयित हो रहा है, यानी एक अभिकारक ऑक्सीकृत हो रहा है और दूसरा अवकरित हो रहा है, तो इन अभिक्रिया को हम उपचयन या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो कॉपर ऑक्साइड का बच्चा अवकरण हुआ है, ठीक है, और इसका क्या हुआ है बच्चा, इसका क्या हुआ है, अवकरण हुआ है, इसका क्या हुआ, मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हुआ है। तो यहाँ पे दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को उपचयन अपचयन या रेडॉक्स कहते हैं। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है बच्चा, रेडॉक्स में जो रेड है इसका मतलब है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है अवकरण, या ऑक्स जो है इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इन जनरल ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया एक साथ होती है, रासायनिक और मतलब अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ है बच्चा, अवकरण हुआ है, और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए मैंगनीज ऑक्साइड का ऑक्सीजन हट गया तो इसका अवकरण हुआ है, और इसमें जाके देखिए इसमें इस वाले अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है, क्लोरीन हट गया, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, इसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है, इसीलिए इसमें एक होता है ऑक्सीकारक और एक होता है अवकारक।
तो ऑक्सीकारक वो होगा जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? सप्लाई करेगा। जैसे कि जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन क्या किया है? सप्लाई किया है किसको? कार्बन को। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का खुद का अवकरण हुआ है, बट ये क्या है? तो ये ऑक्सीकारक के तरह काम कर रहा है, ऑक्सीकारक के तरह काम कर रहा है, यानी यही ऑक्सीजन दे रहा है उसको। जैसे कि अगर आप मैग्नीशियम को जलाओगे तो ऑक्सीजन उसको कहां से मिलेगा? हवा से मिलेगा। तो यहाँ पे हवा में जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीकारक है, ये ऑक्सीकारक है, क्योंकि हवा से ऑक्सीजन मिल रहा है। लेकिन इस कार्बन को ऑक्सीजन किसने दिया? इस कार्बन को ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड ने दिया, हवा ने नहीं दिया। जिंक ऑक्साइड ने इसको ऑक्सीजन दिया। तो जिंक ऑक्साइड ने चूंकि ऑक्सीजन दिया, तो ये जिंक ऑक्साइड ऑक्सीकारक है, यानी उपचायक है। तो जिसका खुद का अवकरण होगा, जिसका खुद का अवकरण होगा वो ऑक्सीकारक होगा, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो बच्चा अवकारक होगा, अवकारक होगा, या उसको हम बोलेंगे अपचायक होगा, अपचायक होगा। और ये इसका क्या हुआ बच्चा? इसका खुद का अवकरण हुआ है, तो ये ऑक्सीकारक है, ये ऑक्सीकारक है या उपचायक है। क्या है? उपचायक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे अगर दो अभिकारक है तो उसमें से एक ऑक्सीकारक होगा, तो दूसरा वाला क्या होगा? अवकारक होगा। यानी ऑक्सीकारक वो होगा जिसका खुद का अवकरण हुआ है, और अवकारक वो होगा जिसका खुद का ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके। तो निम्नलिखित क्रियाओं में अपचायक को पहचानना है। अपचायक का मतलब क्या होता है बच्चा? अवकारक, ऐसे समझ लो। और अवकारक किसको कहेंगे? जिसका बच्चा ऑक्सीकरण हुआ है। मैंने जस्ट अभी क्लियर किया कि जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वो अवकारक होगा, यानी वो अपचायक होगा। तो आप यहाँ पे पता करो कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण हुआ है, इसमें अब इसमें बच्चा जाके ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यही अपचायक है, यानी इसमें अमोनिया जो है अपचायक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑक्सीकरण किसका हुआ है? अच्छा, यहाँ पे देखिए जो फ्लोरीन है इसमें जाके हाइड्रोजन जुड़ा है। हाइड्रोजन जुड़ना मतलब, हाइड्रोजन जुड़ना का मतलब क्या होता है बच्चा? अवकरण, यानी इसका अवकरण हुआ है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ है। और जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वही क्या कहलाएगा? अपचायक। तो यहाँ पे जल क्या है बच्चा? जल यहाँ पे क्या है? जल यहाँ पे क्या है? अपचायक है। अपचायक का मतलब बच्चा आप सिंपली ये पता करो कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है। दो अभिकारक है, उनमें से किसका ऑक्सीकरण हुआ है वही आपका अपचायक होगा, वही आपका क्या होगा? अपचायक होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसका अवकरण हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ है। सिंपल सा बात है, इसके पास CO है और ये हो गया CO2, इसने ऑक्सीजन लिया तो इसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस हाइड्रोजन में जाके ऑक्सीजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? अपचायक है। तो अपचायक पहचानने के लिए सिंपली सा आप ये पता करो कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, यानी अपचायक का मतलब ये भी हो सकता है अवकारक। ठीक है, अवकारक। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वो अवकारक होगा, और जिसका अवकरण हुआ है, जिसका अवकरण हुआ है वो होगा ऑक्सीकारक। मैंने उल्टा ऐसे बताया था। इसी तरह से इस इन अभिक्रियाओं में आपको बताना है ऑक्सीकारक कौन है। तो ऑक्सीकारक के लिए आप ये पता करो कि किसका अवकरण हुआ है, और अवकरण का मतलब होता है कहाँ से ऑक्सीजन माइनस हुआ है। तो अब अगर यहाँ पे हम देखें तो बच्चा इस वाले का अवकरण हुआ है, इस वाले का अवकरण हुआ है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन हट गया। तो इसका मतलब ये आपका क्या है? इसका जब अवकरण हुआ है तो यही है ऑक्सीकारक, यही है ऑक्सीकारक। मैग्नीशियम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हुआ है बच्चा? ऑक्सीकरण हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। और हमें पता करना ऑक्सीकारक कौन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीकारक होगा। यानी इस मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण होने के पीछे किसका हाथ है? ऑक्सीजन का हाथ है, तो ये ऑक्सीकारक होगा।
कॉपर सल्फेट जिंक अभिक्रिया करके कॉपर और जिंक सल्फेट बनाते हैं। तो कॉपर सल्फेट से ऑक्सीजन हट गया बच्चा, तो जब ऑक्सीजन हट गया तो इसका अवकरण हुआ है, और इसका क्या हुआ, इसमें जाके पूरा सल्फेट ग्रुप ऐड हो गया, यानी ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो ऑक्सीकरण हमें खोजना क्या है कि ऑक्सीकारक कौन है, तो ऑक्सीकारक कौन है, कॉपर सल्फेट है। जिसका अवकरण हुआ है बच्चा, जिसका अवकरण हुआ है वो होता है ऑक्सीकारक। उसी तरह से यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम को ऑक्सीजन मिल गया, कहाँ से मिल गया, हवा से नहीं मिला बल्कि इसने दिया, तो ये यहाँ पे क्या है बच्चा, ये वाला क्या है आपका यहाँ पे ऑक्सीकारक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए लोहा में जाके ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो कहाँ से ऑक्सीजन इस लोहा को मिला, जल से मिला, जल ने अपना ऑक्सीजन इसको दिया है, तो जल जल ऑक्सीकारक है। यानी ऑक्सीकारक को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जो ऑक्सीजन देता है, यानी उसका खुद का क्या हुआ, ऑक्सीजन जिसने दिया, जिसने ऑक्सीजन दिया उसका ऑक्सीजन हटा, यानी उसका खुद का अवकरण हुआ है, और जिसका अवकरण हुआ है वही ऑक्सीकारक होगा। उसी तरह से यहाँ पे आपने इसको तो पहले भी देखा, कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन में कमी आ गई, इसका हुआ बच्चा अवकरण, और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। जब इसका ऑक्सीकरण हुआ है तो ये इसका अवकरण हुआ है, यानी इसी ने ऑक्सीजन सप्लाई किया, ये क्या है आपका ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या है बच्चा, ऑक्सीकारक है। क्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आकर क्षयित होती है, खराब होती है, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि जंग लगना सबसे प्रचलित संक्षारण है। लोहे पर आपने देखा होगा बरसात के दिन में भूरा परत ऐसे चढ़ जाता है, भूरा परत ऐसे चढ़ जाता है, चांदी काला पड़ जाती है, तो ये चांदी खराब हो रहा है, चांदी का संक्षारण हो रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से बच्चा तांबे के ऊपर हरा परत आ जाना, तांबे के ऊपर जब हरा परत आ जाना है तो यहाँ पे तांबा खराब हो रहा है। तो जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आकर क्षयित होती है, खराब होती है, किसी दूसरे यौगिक में बदलना शुरू कर देती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं, ठीक है। संक्षारण एक काफी गंभीर समस्या है, वो भी लोहे का। लोहे के संक्षारण को ही जंग लगना कहते हैं, यानी लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं, क्योंकि जो ये ऊपर परत बन जाता है वो जंग होता है। जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 XS2O होता है। तो लोहा पे जंग कैसे लगता है, लोहा हवा मतलब पानी और ऑक्सीजन दोनों के साथ नमी युक्त हवा में अभिक्रिया करके यहाँ पे इस तरह का यौगिक बनाता है, मतलब फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी उसमें कुछ जल के अणु फंसे रहते हैं, ठीक है। हालांकि ये रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ। उसी तरह से बच्चा कॉपर, जो कॉपर होता है ये जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तीनों से अभिक्रिया करके दो चीज बनाता है, कॉपर कार्बोनेट जो कि हरा रंग होता है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो कॉपर खराब हो रहा है, कॉपर का क्षय हो रहा है यहाँ पे, तो यही प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। वो उसी तरह से चांदी है, चांदी भी काला पड़ जाती है हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड, या और यहाँ पे बनाती है हाइड्रोजन गैस, कुछ इस तरह से अभिक्रिया होता है। तो यहाँ पे चांदी पे काला परत जो जमता है वो होता है सिल्वर सल्फाइड का, और यहाँ पे जो हरा परत होता है वो होता है कॉपर कार्बोनेट का, और इसमें एक केमिकल बनता है जो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का। तो धातुएं अपने आसपास जब अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उनका क्षय होता है। लोहे का क्षय होना, लोहे का संक्षारण होना काफी गंभीर समस्या है, क्योंकि लोहे के संक्षारण के चलते कार के ढांचे, पुल, लोहे के रेलिंग, ठीक है, जहाज, ये सब खराब होते रहते हैं, और बार बार इनको मरम्मत की जरूरत पड़ती है, और बार बार खर्चे करने पड़ते हैं। इसीलिए लोहे के संक्षारण से बचाने के लिए पेंट लगाया जाता है, तेल लगाया जाता है, लोहे पे कोई कम क्रियाशील धातु का परत चढ़ाया जाता है, जिसको हम पढ़ेंगे डिटेल में धातु और अधातु चैप्टर में। अब लास्ट जो टॉपिक है बच्चा, ये है विकृत गंधिता। मैं यहाँ पे यह बता दूं कि संक्षारण और विकृत गंधिता ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण है। यानी आप ध्यान से देखो, जितने भी आप यहाँ पे आपने पढ़ा, सब में क्या हो रहा था, सब में ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर था, कॉपर कार्बोनेट बन गया, लोहा था, लोहा ऑक्साइड बन गया, सिल्वर था, सिल्वर सल्फाइड बन गया। ये भी हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि ये भी एक तरह के, मतलब सिल्वर या ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण होता है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो ये जो संक्षारण है या जो विकृत गंधिता है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया के ही क्या है, उदाहरण है। विकृत गंधिता नाम से ही पता चल रहा है, गंध में विकृति आ जाना, यानी गंध खराब हो जाना।
जो वसा युक्त और तैलीय खाद होते हैं, यानी वैसे खाद्य पदार्थ जिसमें तेल वसा होता है, लंबे समय तक छोड़ने पर इनमें मौजूद तेल और वसा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उपचयित यानी ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को ही विकृत गंधिता कहते हैं, इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो इसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रहा है, हालांकि इसमें कुछ बैक्टीरिया का भी रोल होता है। तो बचने के उपाय क्या है? बचने के लिए हम जो जो वसा युक्त या जो तैलीय पदार्थ होते हैं उसमें प्रति ऑक्सीकारक जैसे रसायनों को डाला जाता है। ये प्रति ऑक्सीकारक जो रसायन है ऑक्सीजन से खुद अभिक्रिया कर लेंगे और तैलीय और जो वसा युक्त जो उसमें पदार्थ है उसको बचाएंगे और खाना लंबे समय तक बना रहेगा। वायुरोधी बर्तनों में रखना, ऐसे बर्तन में जहां पे हवा जा ही ना, क्योंकि हवा नहीं जाएगा तो ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देना, जैसे कि आप जितने भी चिप्स या मिक्सचर्स आप खरीदते हो मार्केट में, तो उनके जो पैकेट होते हैं काफी फूले फूले से होते हैं, तो हमें लगता है कि वो हमें मूर्ख बना रहे हैं भरा भरा सा दिखा के, लेकिन वहां पे रीजन ये होता है कि वो ऑक्सीजन निकाल कर उसमें नाइट्रोजन गैस उनको भरना पड़ जाता है। अदरवाइज जो उसके अंदर जो मिक्सचर है या जो भी चीज है ऑक्सीजन से अवक्रिया कर लेंगे, अगर इसके अंदर हवा है तो ऑक्सीजन से अवक्रिया कर लेंगे और अंततः वो विकृत गंधित हो जाएंगे, इन उनका टेस्ट स्वाद सब चीज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।